मैं एक बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु की बेटी थी। अगर यह कहा जाए कि मेरी शालीनता ही मेरी पहचान थी, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे परिवार की इज्जत पूरे शहर में मशहूर थी। पिताजी की ईमानदारी, उनके संस्कार और उनकी धार्मिक निष्ठा की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन मैंने हमेशा देखा था कि जब भी लोग पिताजी की तारीफ करते, मेरी बुआ के चेहरे पर हल्की सी तकरार और कसक उभर आती थी। वह जाहिर तो कभी नहीं करतीं, पर उनके माथे की लकीरें सब कुछ कह जाती थीं। जब भी कोई पिताजी की अच्छाई की बातें करके चला जाता, बुआ धीरे से कहतीं, किसी का बर्ताव कैसा भी हो, पर ईश्वर इंसान की नीयत जरूर जानता है। मैं अक्सर उनकी इस बात पर बस चुपचाप सिर हिला देती, वह भी फिर बात वहीं खत्म कर देती। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी, एक अनकहा दर्द तैरता रहता था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हों, पर खुद को रोके हुए हों। शुरू में मैं उनसे बार बार पूछती थी कि आखिर वह मुझसे क्या छिपा रही हैं, पर हर बार वह कोई जवाब दिए बिना विषय बदल देती। आखिरकार मैंने पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि समझ गई थी कि वह अपनी बात कभी जुबान पर नहीं लाएंगी। वर्षों में मैंने बस इतना महसूस किया कि बुआ को मेरे पिता से कोई अजीब सी नफरत थी, और यह बात मेरी समझ से परे थी। आखिर वह आदमी जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उससे कोई इस तरह बेरुखी क्यों रखे? जब फूफाजी का निधन हुआ था, तब पिताजी ने पूरे सम्मान के साथ अपनी विधवा बहन को अपने घर में जगह दी थी। उन्होंने बुआ का हर संभव ध्यान रखा, उनके खर्च का, आराम का, यहाँ तक कि उनके अकेलेपन का भी। कई महीने बाद जब समय थोड़ा सामान्य हुआ, तो पिताजी ने माँ से कहा कि मेरी बहन से पूछो, क्या वह दोबारा शादी करना चाहती है? इस पर बुआ ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया था। उन्होंने माँ से कहा था, जाकर कहना अपने पति से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है, तो मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगी, मगर शादी फिर कभी नहीं करूंगी। माँ ने पिताजी को यह बात बता दी। पिताजी ने बस एक गहरी सांस लेकर कहा था, लगता है मेरी बहन का दिल अब दुनियादारी से ऊब चुका है। इसके कुछ समय बाद माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, और फिर एक दिन अचानक वह हमें छोड़कर चली गईं। मैं तब सिर्फ 4 साल की थी। माँ की जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं उनकी इकलौती संतान थी, और उनसे बिछड़ना मेरे लिए दुनिया के टूटने जैसा था। अब मेरी कोई दुनिया ही नहीं बची थी। न दोस्तों में मन लगता था, न खेलकूद में, न पढ़ाई में। मैं दिन भर माँ की याद में भीगती रहती थी, न खाना खाती, न पानी पीती। घर में बुआ तो खुद अपने गम में डूबी हुई थीं, इसलिए उन्होंने भी शुरुआती दिनों में मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मेरा बुखार लगातार तीसरे दिन बढ़ता गया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। उस दिन से बुआ ने ही माँ की जगह ले ली। उन्होंने मुझे संभाला जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझमें अपना सब कुछ देखना शुरू कर दिया। मैं भी धीरे धीरे उनके साए में फिर से मुस्कुराने लगी। माँ की ममता मुझे बुआ के रूप में मिल गई थी, इसलिए जब वह मेरे पिता के बारे में कुछ बुरा कहतीं, तो मुझे उनकी बातें चुभती नहीं थीं, बल्कि मैं उन्हें अनसुना कर देती थी। उस शाम की बात मुझे आज भी याद है। मैं रसोई में थी, रात के खाने की तैयारी चल रही थी। बुआ सब्जी बना रही थीं, और मैं चपातियां बेल रही थी। तभी पिताजी अंदर आए। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ, और फिर बाहर चले गए। जैसे ही वह गए, बुआ ने मेरे हाथ पर हल्का दबाव डालते हुए धीरे और भारी आवाज में कहा, रीमा, अपने पिता से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, उनसे थोड़ा फासला बनाए रखो। उनकी यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह कैसी बात थी। मैंने पूछा, बुआ, आप पिताजी के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? वह तो मेरे पिता हैं, मेरी दुनिया है। बुआ ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटी, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी जो सबसे करीब होते हैं, वही सबसे दूर के राज छिपाते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा, शायद बुआ का पुराना दर्द फिर उभर आया है। मैंने विषय बदल दिया और खाने की तैयारी में लग गई। लेकिन उस रात से मेरे मन में एक अजीब सा संदेह पैदा हो गया। पिताजी के साथ मेरे रिश्ते में कुछ बदलाव आने लगा। मैं उनके सामने पहले जैसी सहज नहीं रह पाती थी। उनके स्पर्श में अब मुझे एक अनजानी असहजता महसूस होती थी। लेकिन मैं खुद को समझाती कि यह सब बुआ की बातों का असर है। पिताजी तो हमेशा से मेरे लिए एक
देवता जैसे रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरी पढ़ाई, मेरी खुशियाँ, सब कुछ उन्होंने संभाला। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छे दोस्त, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, पिताजी की धार्मिक सभाओं में मेरी भागीदारी बढ़ती गई। वह मुझे अपने साथ मंदिर ले जाते, प्रवचन सुनाते और कहते कि बेटी, तुम मेरी उत्तराधिकारी हो, तुम्हें मेरी तरह लोगों की सेवा करनी है। मैं उनकी बात मानती, लेकिन अंदर ही अंदर बुआ की बातें मुझे कुरेदती रहतीं। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी, तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बुआ कमरे में बैठी रो रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ बुआ? उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, कुछ नहीं बेटी, बस पुरानी यादें। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उस रात पिताजी देर से लौटे। उन्होंने खाना खाया और सीधे अपने कमरे में चले गए। मैं बुआ के साथ बैठी रही। अचानक बुआ ने कहा, रीमा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ की मौत इतनी जल्दी क्यों हुई? मैं चौंक गई। माँ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, यही तो पिताजी ने बताया था। बुआ ने कहा, दिल का दौरा? हाँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उससे पहले क्या हुआ था? मैंने नमे सिर हिलाया। बुआ ने एक गहरी सांस ली और कहा, तेरी माँ को पता चल गया था कुछ ऐसा जो नहीं चलना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, पिताजी का कमरा खुला और वह बाहर आए। बुआ चुप हो गईं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि आखिर क्या राज है जो बुआ छिपा रही हैं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं पिताजी से बात करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, आज एक अच्छी खबर है। तुम्हारी शादी का रिश्ता आया है, शहर के एक अच्छे परिवार से। लड़का डॉक्टर है। मैं स्तब्ध रह गई। शादी? मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा, बेटी, समय हो गया है, तुम 21 की हो गई हो। यह रिश्ता ईश्वर की कृपा है। मैंने विरोध किया, लेकिन पिताजी ने कहा कि यह फैसला अंतिम है। बुआ को जब पता चला, तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मुझसे कहा, रीमा, यह शादी मत करो। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। बुआ ने कहा, क्योंकि तेरे पिता की नीयत साफ नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पाई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, घर में मेहमान आने लगे। पिताजी खुश थे। बुआ चुपचाप सब देखती रहीं। शादी का दिन आया। मैं दुल्हन बनी। मेरे पति, राजेश, एक अच्छे दिखने वाले युवक थे। रस्में हुईं, विदाई हुई। मैं नए घर पहुंची। लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी बदल गया। राजेश ने मुझे देखा और अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में वह मासूमियत नहीं है जो एक कुंवारी लड़की में होनी चाहिए। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम चरित्रहीन हो, तुम पहले से किसी के साथ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, यह झूठ है। मैंने कभी किसी अजनबी को छुआ तक नहीं। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगले दिन उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट आई। मैं 4 महीने की गर्भवती थी। राजेश ने उसी पल मुझे तलाक दे दिया और मेरे मायके छोड़ दिया। मैं आधी रात को रोती हुई अपने पिता के घर लौटी। दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी ने खोला। उन्होंने मुझे देखा और कहा, क्या हुआ बेटी? मैंने सब बता दिया। पिताजी ने कहा, चुप हो जाओ, अंदर आओ। लेकिन उनके चेहरे पर कोई सदमा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैं अपने कमरे में गई। रात के 2 बजे मुझे बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैंने चादर हटाई। मेरी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बिस्तर पर खून था, बहुत सारा खून, और उसके बीच में एक छोटा सा भ्रूण जैसा कुछ। मैं चीख पड़ी। बुआ दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा और रोने लगीं। पिताजी भी आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। बुआ ने कहा, अब सब कुछ उजागर हो गया। रीमा, तेरे पिता ही तेरे बच्चे के पिता हैं। मैं स्तब्ध रह गई। यह कैसे संभव है? बुआ ने कहा, वर्षों पहले तेरे पिता ने मेरे साथ भी यही किया था। जब मैं विधवा हुई, उन्होंने मुझे अपने घर लिया, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। तेरी माँ को जब पता चला तो उन्होंने उसे मार डाला। दिल का दौरा नहीं, जहर दिया था। और अब तेरे साथ। लेकिन मैंने कब? मुझे याद नहीं। बुआ ने कहा, वह तुझे नींद की दवा देते थे, रात में। और फिर मैं रोने लगी। मेरी दुनिया हिल गई। पिताजी ने कहा, यह झूठ है। लेकिन बुआ ने कहा,
अब सबूत है, यह बच्चा तेरे पिता का है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच हुई, डीएनए टेस्ट ने सब साबित कर दिया। शहर में हंगामा मच गया। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई, लेकिन मुझे आज़ादी मिली। बुआ और मैं अब एक नई जिंदगी जी रही हैं, दूर शहर से, जहाँ कोई हमें नहीं जानता। लेकिन वह रात, वह गीला एहसास, वह खून, वह सब मुझे आज भी सताता है। मैंने सोचा था मैं शालीन हूँ, लेकिन मेरी शालीनता एक झूठ थी। मेरे पिता के राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब मैं मजबूत हूँ। मैं अपनी कहानी बताती हूँ, ताकि कोई और लड़की ऐसी न बने। यह कहानी अब और आगे बढ़ती है। मेरी गिरफ्तारी के बाद पिताजी जेल में थे। मैं और बुआ घर छोड़कर चली गईं, लेकिन मन में सवाल थे। क्यों? कैसे? मैंने बचपन की यादें खंगालीं। मुझे याद आया कि कई रातें ऐसी थीं जब मैं नींद में थी, लेकिन सुबह उठकर शरीर में दर्द होता था। मैं सोचती थी शायद खेलते हुए चोट लग गई, लेकिन अब सब साफ था। पिताजी की धार्मिक छवि एक ढोंग थी। वह लोगों को प्रवचन देते, लेकिन घर में अंधेरा फैलाते। बुआ ने मुझे बताया कि जब वह आईं, पिताजी ने उन्हें ब्लैकमेल किया। कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लेकिन बुआ ने मना किया। फिर पिताजी ने उनका शोषण किया। बुआ गर्भवती हुईं, लेकिन उन्होंने बच्चा गिरा दिया, खुद से, दर्द सहकर, और चुप रह गईं, क्योंकि परिवार की इज्जत। माँ को जब पता चला, उन्होंने पिताजी से लड़ाई की। पिताजी ने उन्हें जहर दिया, डॉक्टर को रिश्वत देकर दिल का दौरा बताया। मैं 4 साल की थी। पिताजी ने मुझे बड़ा किया, लेकिन उनकी नज़रें बदल गईं। जब मैं 16 की हुई, तब से शुरू हुआ। नींद की गोली देकर। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन शरीर जानता था, इसलिए गर्भ ठहर गया। शादी इसलिए की ताकि बच्चा राजेश का लगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड ने सब उजागर कर दिया। अब मैं ल्यापिस से मिलती हूँ, ट्रॉमा से उबर रही हूँ। बुआ मेरी सहारा है। हमने एक छोटा सा घर लिया। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मनोविज्ञान की, ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। शहर में अब पिताजी की कहानी फैल गई है। कई और महिलाएं सामने आईं, जिनका पिताजी ने शोषण किया। धार्मिक सभाओं में वह एक राक्षस थे, देवता की छवि। मैं। लेकिन अब न्याय हो रहा है, अदालत में केस चल रहा है। मैं गवाही दूंगी। डर नहीं है, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। वह गीला एहसास, वह खून, वह मेरी मुक्ति का प्रतीक बन गया। मैं अब नहीं, लड़ती हूँ, अपनी और दूसरों की इज्जत के लिए। जीवन नई सुबह के साथ कहानी और लंबी होती जाती है। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी किताब में लिखूंगी, ताकि दुनिया जाने। लेकिन लिखते हुए यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन की वह रातें, जब पिताजी मुझे कहानी सुनाते, लेकिन अब लगता है वह कहानियाँ एक बहाना थीं। बुआ ने मुझे बताया कि उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन पिताजी की धमकी, अगर बताओगी तो परिवार बर्बाद। बुआ चुप रहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैं छोटी थी, माँ के जाने के बाद। लेकिन अब सब बदल गया। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया, महिलाओं के अधिकार के लिए। वहाँ मैं अपनी कहानी शेयर करती हूँ। लोग सुनते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ गुस्से में, लेकिन सब कहते हैं, तुम बहादुर हो। मैं बहादुर नहीं, बस जीवित हूँ। वह रात जब मैंने बिस्तर पर खून देखा, मैंने सोचा सब खत्म, लेकिन वह शुरुआत थी। डॉक्टर ने कहा, मिसकैरेज हो गया, तनाव से, लेकिन बच्चा पिताजी का था। डीएनए से साबित। पुलिस ने घर की तलाशी ली, नींद की गोलियां मिलीं, जहर की बोतल मिली, सबूत। पिताजी ने कबूल किया, कहा, मैं कमज़ोर था, शैतान ने कब्जा किया, लेकिन वह झूठ था। वह हमेशा से ऐसा था। बुआ की बहन होने के बावजूद अब जेल में है, आजीवन कारावास। मैं और बुआ खुश हैं, छोटी सी जिंदगी, लेकिन शांत। मैं शादी नहीं करूंगी। डर है, लेकिन प्यार मिलेगा किसी दिन। ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन धार्मिक गुरुओं पर नहीं। वह इंसान है, गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ राक्षस बन जाते हैं। मेरी कहानी एक सबक है। परिवार में राज मत छिपाओ, बोलो, लड़ो, जियो। अंत में मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जीती हूँ। मैंने किताब लिखना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही कलम रुक गई, अक्षर कांपते थे। बुआ ने कहा, लिखो बेटी, जैसे बोलती हो। लेकिन बोलना आसान था, लिखना नहीं। हर शब्द खून की बूंद बनकर कागज़ पर गिरता था। मैंने एक कोने में रखी पुरानी डायरी निकाली, बचपन की,
उसमें पिताजी की लिखी पंक्तियां थीं। रीमा, तुम मेरी रोशनी हो। अब वही रोशनी अंधेरा लगती थी। मैंने डायरी फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े। बुआ ने देखा, कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाकर लाई। गर्म चाय में आंसू घुल गए। अगले दिन सुबह सुबह एनजीओ की मीटिंग थी। नाम था मौन तोड़ो। वहाँ 10-15 महिलाएं आती थीं। सबकी कहानियां अलग, दर्द एक। मैंने अपनी बात शुरू की। मेरा नाम रीमा है। मैं एक धर्मगुरु की बेटी हूँ। थी। आवाज़ कांपी। एक लड़की, शायद 17-18 की, ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली ठंडी थी। मैंने जारी रखा। जब अल्ट्रासाउंड वाली बात आई तो कमरे में सन्नाटा हो गया। कोई रोया नहीं, सबकी आंखें गीली थीं। मीटिंग खत्म हुई। सबने मुझे गले लगाया। बाहर निकली तो बारिश हो रही थी। मैंने चेहरा ऊपर किया। बारिश की बूंदें आंसुओं से मिल गईं। घर लौटी तो बुआ ने कहा, आज फ़ोन आया था तेरे कॉलेज से। प्रिंसिपल मैडम ने पूछा, कब ज्वाइन करोगी? मैंने मनोविज्ञान में दाखिला लिया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं, लेकिन अब सोचा, कैंपस जाऊंगी, असली दुनिया में। अगले हफ्ते कॉलेज गई। पहला दिन। सब मुझे देखते थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ जिज्ञासा से। एक लड़की, नेहा, मेरे पास आई। बोली, तुम वही रीमा हो ना, जिसकी न्यूज़ में? मैंने हाँ कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हिम्मत से प्रेरणा मिली। हम ग्रुप बनाएंगे कैंपस में जागरूकता के लिए। मैंने सहमति दी। क्लास में प्रोफेसर ने ट्रॉमा साइकोलॉजी पढ़ाया। बोर्ड पर लिखा, डिसोसिएशन ड्यूरिंग अब्यूज़। मुझे लगा, यही तो मेरे साथ हुआ। रात में नींद की गोली, सुबह दर्द, लेकिन याद नहीं। प्रोफेसर ने पूछा, कोई उदाहरण? मैंने हाथ उठाया। पूरी क्लास चुप। मैंने बताया, बिना नाम लिए। सब सुनते रहे। लेक्चर खत्म हुआ तो प्रोफेसर ने मुझे रोका। बोले, तुम रिसर्च करो इस पर, मैं गाइड करूंगा। मैंने हाँ कहा। शाम को थेरेपी सेशन था। डॉ. शर्मा। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, रीमा, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, लेकिन पहले खुद को माफ करो। मैंने पूछा, मैंने क्या गलती की? उन्होंने कहा, तुमने विश्वास किया। विश्वास गलती नहीं, धोखा देना गलती है। उस दिन मैंने पहली बार खुद को माफ किया। रात में सपना आया। मैं छोटी थी। पिताजी मुझे गोद में उठाए मंदिर ले जा रहे थे। घंटियां बज रही थीं। अचानक घंटियां चीखों में बदल गईं। मैं चौंक कर उठी। बुआ बगल में थीं। बोलीं, सपना था। मैंने कहा, नहीं बुआ, याद थी। सुबह उठी तो फैसला किया, पिताजी से मिलूंगी। जेल में। जेल की मुलाकात। कक्ष ठंडा था। शीशे की दीवार। पिताजी सामने बैठे। बाल सफ़ेद, चेहरा ढीला। मुझे देखकर मुस्कुराए। बोले, बेटी तुम आ गई। मैं चुप रही। उन्होंने कहा, मैंने गलती की, मुझसे शैतान ने करवाया। मैंने कहा, शैतान नहीं पिताजी, आपने। आपने माँ को मारा, बुआ को तोड़ा, मुझे। उनकी आंखें नीची हो गईं। मैंने कहा, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन नफ़रत भी नहीं करूंगी, क्योंकि नफ़रत मुझे कमज़ोर बनाएगी। मैं उठी और चली आई। बाहर निकली तो सांस आसान लगी। अगले दिन अदालत थी, गवाही का दिन। मैंने साड़ी पहनी। बुआ ने माथे पर टीका लगाया। बोलीं, आज तू माँ बनकर जा रही है। कोर्ट रूम में भीड़ थी। मीडिया, लोग, वकील। जज साहिबा ने मुझे बुलाया। मैंने कसम खाई। फिर शुरू किया, बचपन से। नींद की गोलियां, दर्द, अल्ट्रासाउंड, खून, डीएनए, सब। आवाज़ नहीं कांपी। पिताजी की तरफ देखा भी नहीं। गवाही खत्म हुई। जज ने कहा, ब्रेक। बाहर निकली तो नेहा मिली। बोली, तुमने इतिहास लिख दिया। केस चला। कई और पीड़िताएं आईं। एक थीं, सरिता आंटी। पिताजी की सभा में आती थीं। बोलीं, मुझे भी दवा दी गई। मैं चुप रही क्योंकि बच्चे थे। अब बच्चे बड़े हो गए। मैं बोल रही हूँ। कुल 7 महिलाएं। सबूत, डायरी, गोलियां, जहर, सब। अंतिम सुनवाई में जज ने कहा, यह अपराध मानवता के खिलाफ है। पिताजी को उम्र कैद। मैं कोर्ट से बाहर निकली। सूरज चमक रहा था। बुआ ने गले लगाया। हम दोनों रोए, लेकिन खुशी के आंसू। घर लौटे तो पड़ोस की आंटी आईं। बोलीं, रीमा, तुम्हारी हिम्मत से गांव की लड़कियां बोलने लगी हैं। एक लड़की ने अपने चाचा के खिलाफ केस किया। मैंने मुस्कुराया। किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार था। नाम रखा, गीला बिस्तर।
प्रकाशक ने कहा, विवाद होगा। मैंने कहा, विवाद चाहिए। किताब छपी, लॉन्च पर भीड़। मैंने कहा, यह मेरी नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जो चुप रही। कॉलेज में मेरा रिसर्च पेपर छपा, जर्नल में। प्रोफेसर ने कहा, पीएचडी करो। मैंने शुरू किया। थीसिस का टॉपिक, रिलीजियस ऑथोरिटी एंड सेक्सुअल अब्यूज, अ साइकोलॉजिकल स्टडी। डेटा इकट्ठा किया। इंटरव्यू, सर्वे, बुआ मेरे साथ जातीं, गांव गांव। एक दिन नेहा का फोन आया, बोली, कैंपस में सेमिनार है, तुम स्पीकर हो। मैं गई, हॉल फुल। मैंने बोला, मेरा बिस्तर गीला था, खून से, लेकिन आज मैं खड़ी हूं, क्योंकि मैंने चुप्पी तोड़ी। तालियां गूंजीं। शाम को बुआ ने कहा, रीमा, आज तुझे कोई पसंद आया? मैं हंसी, बोली, अभी नहीं, लेकिन जल्दी, क्योंकि अब मैं डरती नहीं, प्यार भी आएगा, सच्चा। रात में मैं बालकनी में खड़ी थी, तारे चमक रहे थे। मुझे लगा, माँ देख रही हैं। मैंने हाथ जोड़े, कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी अब कमज़ोर नहीं। किताब बेस्ट सेलर बनी, अनुवाद हुए, अंग्रेज़ी, मराठी, बंगाली, विदेश से भी ऑफ़र, डॉक्यूमेंट्री। मैंने मना किया, बोली, पहले भारत की लड़कियां। एनजीओ बड़ा हो गया, नाम बदल कर रखा, रीमा फाउंडेशन। काउंसलिंग, कानूनी मदद, स्कूलों में वर्कशॉप। बुआ डायरेक्टर, मैं प्रेसिडेंट। एक दिन जेल से चिट्ठी आई, पिताजी की। लिखा था, बेटी, मैं मर रहा हूँ, कैंसर। आखिरी इच्छा, तुमसे मिलना। मैं गई, वे बिस्तर पर, कमज़ोर। बोले, मुझसे गलती हुई। मैंने कहा, गलती नहीं, अपराध, लेकिन मैं आपको माफ़ करती हूँ, क्योंकि माफ़ करना मुझे आज़ाद करता है। वे रोए। मैं चली आई। 3 महीने बाद खबर आई, पिताजी गुजर गए। मैंने अंतिम संस्कार नहीं किया। बुआ ने कहा, छोड़ दे, हमारी जिंदगी अब आगे है। आज मैं 30 साल की हूँ, पीएचडी पूरी, प्रोफेसर, किताबें लिखती हूँ, लेक्चर देती हूँ। बुआ मेरे साथ, हमारा घर छोटा सा, लेकिन प्यार से भरा। मैंने शादी की, नाम है अर्जुन, मनोचिकित्सक, वही जो मेरी थेरेपी करता था। डॉ. शर्मा ने इंट्रोड्यूस कराया। पहली मुलाकात में अर्जुन ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे डॉक्टर बनाया। मैंने हंसकर कहा, अब मेरी जिंदगी संभालो। हमारे 2 बच्चे, बेटी का नाम मौन, बेटे का साहस। मैं उन्हें कहानी सुनाती हूँ, लेकिन सच्ची। कहती हूँ, अगर कभी कुछ गलत लगे तो बोलो, चुप मत रहना। रात में बिस्तर पर लेटती हूँ, अब गीला नहीं होता, नींद गहरी आती है, सपने अच्छे। सुबह उठती हूँ, चाय पीती हूँ, बुआ के साथ, फिर काम, जिंदगी। कभी कभी पुराना घर देखने जाती हूँ, अब खंडहर, दीवारें टूट चुकीं, लेकिन मैं खड़ी हूँ, मजबूत, क्योंकि मैंने गीले बिस्तर को सूखने नहीं दिया। मैंने उसे धोया, सूरज में सुखाया, और नई चादर बिछाई, अपनी। यह मेरी कहानी नहीं, यह हर उस लड़की की है जो चुप रही, जो बोली, जो लड़ी, जो जीती। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है।